हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखने आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उसे देखिए। जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से नहीं समझेंगे, पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था चाल को पढ़कर। चाल, अगर आपको याद हो तो चाल की परिभाषा थी एकांक समय में या फिर बोल दो इकाई समय में। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई चक्कर नहीं है, दिशा का कोई लोचा नहीं है। तो हम लोग बोलते थे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, एकांक समय में या फिर इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। दोनों के डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, अंतर है। चाल के केस में हम सिंपली ये बोलते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन वेग को अगर आप परिभाषित कर रहे हैं तो वहां पर आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिशा में परिवर्तन हुआ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और दिशा में परिवर्तन हुआ तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन अलग अलग आएंगे। तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तब हम दूरी के साथ वेग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूरी के साथ वेग को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि निश्चित दिशा में, है ना, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की दूरी को वेग कहते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं तो आपको पता है कि दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होते हैं। वैसे केस में आप वेग को दूरी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बोलना बहुत जरूरी है, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की दूरी को वेग कहते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। भाई चाल बराबर वेग, चाल बराबर वेग, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो। और दूरी और विस्थापन आपस में बराबर कब होते हैं? जब दिशा निश्चित होती है। दिशा निश्चित होती है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमने समझा वेग के बारे में। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखो, जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर दिशा की बात ही नहीं की, क्योंकि हमें पता है विस्थापन में दिशा इंक्लूडेड है। हम लोग देख चुके हैं ना, विस्थापन जो है सदिश राशि है और इसके पास दिशा होती है। तो अगर विस्थापन आपने बोल दिया फिर दिशा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूरी बोलोगे तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी, चाल बोलोगे, चाल के साथ डिफाइन करोगे तो आपको दिशा जो है यहाँ पर बतानी पड़ेगी। लेकिन आपने विस्थापन बोल दिया तो विस्थापन में ऑलरेडी दिशा है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली ये कहा कि एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते एकांक समय तय की दूरी को वेग कहते हैं। नहीं, एकांक समय तय की दूरी को चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग जब हम बोलते हैं तो इसके पास चाल है, साथ में क्या है कि दिशा है। जब हम चाल बोलेंगे तो साथ में क्या है कि दिशा है ना। चाल जब बोलेंगे तो साथ में क्या है, दिशा है। तो वेग जो है अपने आप में एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। जो परिमाण है उसी को हम लोग चाल बोलते हैं और साथ में ये दिशा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक वही होगा जो चाल के पास है, मीटर प्रति सेकंड, और विमा सूत्र वही है जो चाल के पास है, LT-1। वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूरी बट्टे में समय। यहां पर वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। अच्छा, विस्थापन के स्थान पर हम दूरी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब दूरी बराबर विस्थापन हो जाए। यानी ऐसा तब होगा जब वस्तु चले सीधी रेखा में बिना दिशा में परिवर्तन किए। बिना दिशा में परिवर्तन किए अगर वस्तु चल रही है तो वैसे केस में दूरी और विस्थापन ये आपस में बराबर हो जाते हैं। वैसे केस में आप बोल सकते हो कि दूरी बट्टे में समय, वेग बराबर दूरी बट्टे में समय। जब ऐसा बोलोगे ना, दूरी बट्टे में समय, तो सामने वाला समझ जाएगा अच्छा इस केस में दूरी और विस्थापन दोनों आपस में बराबर होंगे। वरना वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे में समय। अगर आपने दूरी यहाँ पर लिखा है तो ये निश्चित हो जाता है कि दिशा जो है नहीं बदली गई है, सीधी रेखा में वस्तु चल रही है। एक समान वेग किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? एक समान वेग का मतलब होता है एक समान चाल प्लस एक समान दिशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समान वेग का मतलब होता है एक समान चाल प्लस एक समान दिशा। एक निश्चित दिशा में एक समान चाल को एक समान वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा कहने का मतलब आपने एक समान दिशा बोल दिया। एक समान चाल को एक समान वेग कहते हैं, एक समान चाल भी होनी चाहिए।
जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये एक रास्ता है, ये एक रोड है। मान लीजिए इस रोड पर एक कार चल रही है और कार की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो रोड है ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ से यहाँ की ही बात कर रहा हूँ मात्र। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में यहाँ पर ये कार जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा पता है, एक समान चाल है ना। इस केस में आप देखो तो चाल एक समान है। मैंने कहा आपसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही कार चल रही है, और साथ में देखो तो दिशा में भी परिवर्तन नहीं है, एक समान दिशा है। तो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अपने आप में चाल तो है ही, लेकिन एक निश्चित दिशा में ही ये चाल है, तो इसे हम वेग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आओ इस वाले रास्ते पे। इस वाले रास्ते पर भी मैंने क्या कर दिया कि जो चाल है वो एक समान कर दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस वाले केस में वेग और बराबर, ये दोनों वेग और चाल ये दोनों आपस में बराबर है। यहां पर आ जाओ, ये चाल है, ये पूरा जो रास्ता है ना ये कवर किया जाता है कार के द्वारा इसी चाल से, एक समान चाल से। लेकिन यहां पर चाल वेग के बराबर हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया चाल तो एक समान है लेकिन एक समान दिशा नहीं है, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। यहां दिशा में लगातार परिवर्तन होगा, यहां दिशा में लगातार परिवर्तन होगा। यहां पर हम चाल बराबर वेग नहीं बोलेंगे, और ना ही ये एक समान वेग का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि एक समान वेग में एक समान चाल प्लस एक समान दिशा होती है। एक समान चाल तो है लेकिन एक समान दिशा नहीं है, तो ये एक समान वेग का उदाहरण भी नहीं होगा। ये जो जर्नी है ये एक समान वेग का एग्जाम्पल नहीं है। वैसे यहां पर आ जाओ, यहां पर भी अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम इस चाल से अगर हम कार को दौड़ाएं यहां पर, तो यहां पर देखो, यहां पर भी वेग और चाल आपस में बराबर नहीं होंगे। वेग और चाल जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वेग को देखो तो एक समान चाल चाहिए प्लस एक समान दिशा चाहिए। तो भैया एक समान चाल तो है लेकिन दिशा में परिवर्तन यहां पर होते रहेगा, इसीलिए यहां पर एक समान वेग का यह उदाहरण नहीं है। यानी कि यहां इस केस में भी चाल बराबर वेग नहीं है। और ये बराबर क्यों नहीं हुआ? ये बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिशा एक समान नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एक समान वेग है उसी को हम लोग नियत वेग भी कहते हैं। नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग। तो अगर मान लीजिए कहा जा रहा है कि भाई एक समान वेग है, एक समान वेग है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि नियत वेग है। और कहा जा रहा है मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि ये चाल है एक निश्चित दिशा में। किसी वस्तु के वेग को निम्न 3 तरीकों से बदल सकता है। हम लोगों ने देखा जो वेग है इसके पास क्या है, चाल है प्लस दिशा है। तो वेग में अगर आपको परिवर्तन करना है तो पहला तरीका तो ये है कि भाई चाल बदल दो, चाल बदल दो। इसी रास्ते पर दौड़ाओ गाड़ी को, कभी 5 किलोमीटर पर आवर से, कभी 10 किलोमीटर पर आवर से, कभी 15 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा तरीका यह है कि चाल आप मत बदलो, दिशा बदल दो तो भी वेग बदल जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि भाई दोनों को बदल दो तो भी वेग बदल जाएगा। तो वस्तु की चाल बदलने से वेग बदल जाएगा, वस्तु की गति की दिशा बदलने से वेग बदल जाएगा, वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों बदलने से भी वेग बदल जाएगा। और किसी भी कारण अगर वेग बदलता है, चाहे वो दिशा के कारण, चाहे वो चाल के कारण, चाहे इन दोनों के कारण, तो हम बोलेंगे उस वेग को असमान वेग। एक समान वेग के लिए एक समान चाल प्लस एक समान दिशा, लेकिन किसी भी कारण से, ये जो 3 कारण है इनमें से किसी भी कारण से अगर वेग में परिवर्तन हो जाए तो हम बोलेंगे उसे असमान वेग। अब है औसत वेग। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। अच्छा, आप कुल विस्थापन के स्थान पर कुल दूरी भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा आप तभी बोल पाओगे जब दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो। और वो कब होगा? जब आप स्ट्रेट लाइन पर चलोगे। स्ट्रेट लाइन पर चलोगे बिना दिशा में परिवर्तन किए। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक कार जो है ना, ये एक गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी जो है ये 100 मीटर की दूरी जो है तय करती है ए से बी जाने में बिना दिशा में परिवर्तन किए। तो अभी मैं आपको बोलूँ कुल दूरी कितनी है तो 100 मीटर, कुल विस्थापन कितनी है तो 100 मीटर, है ना। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय भी बोल सकते हो यहाँ पर औसत वेग बराबर, लेकिन वो तब बोलोगे जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चले बिना डायरेक्शन को चेंज किए। अदरवाइज औसत वेग के लिए फॉर्मूला ये है, कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। वो तो एक स्पेशल केस होगा कि जब स्ट्रेट लाइन में चले तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय आप बोल सकते हो।
जब कोई पिंड आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक बिना दिशा में परिवर्तन किए सीधी रेखा में गति करता है तब औसत चाल बराबर औसत वेग हो जाता है। औसत चाल बराबर औसत वेग तभी होगा जब दूरी बराबर में विस्थापन होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि कब होगा। जैसे यहाँ देखो, ये घर से ये लड़का जो है अपने स्कूल जाता है, स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए जा रहा है, 50 सेकंड में तय करता है ये 100 मीटर की दूरी। तो इस केस में देखो औसत चाल बराबर औसत वेग हो जाएगा। इस केस में देखो तो दूरी 100 मीटर है और विस्थापन भी 100 मीटर है, तो भैया औसत चाल बराबर औसत वेग विस्थापन बट्टे में समय बोल दो या फिर दूरी बट्टे में समय बोल दो, 2 मीटर पर सेकंड। औसत चाल बोल दो या औसत वेग बोल दो। ये घर से स्कूल जाने की बात हो रही है। अब जब कोई पिंड आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक दिशा परिवर्तन के साथ गति करता है तब औसत चाल औसत वेग से बड़ा हो जाता है। अब देखो, लड़का जो है ये घर से स्कूल गया और वापस से स्कूल से घर आया। गया 100 मीटर, टाइम लगा 50 सेकंड, फिर आने क्रम में भी डिस्टेंस 100 मीटर और टाइम लगा 50 सेकंड। अब यहां पर देखो दिशा में परिवर्तन हो चुका है, यानी इस पूरे जाने और आने क्रम में देखो तो दिशा में परिवर्तन हुआ है ना, दिशा में परिवर्तन हुआ है। पहले इस डायरेक्शन में गया, वापस से इस डायरेक्शन में आया। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, औसत चाल बड़ा हो जाएगा औसत वेग से, क्योंकि ऐसे केस में दूरी जो है ये अधिक हो जाती है विस्थापन से। अब औसत चाल और औसत वेग अलग लगाएगा। देखो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है इस पूरे जर्नी में, इसको काट दो, यहाँ पर गलत हो गया। कुल दूरी है 100 मीटर और 100 मीटर 200 मीटर, और बट्टे में कुल समय 100 सेकेंड। 100 सेकेंड, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 0 से 1 0 खत्म, 2 मीटर पर सेकेंड है ना। कुल दूरी बट्टे में कुल समय। और देखो औसत वेग हम कैसे निकालेंगे, कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। यहां पर हम कुल दूरी बट्टे में कुल समय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिशा में परिवर्तन हो चुका है, दूरी विस्थापन बराबर नहीं है आपस में, इसीलिए हम यहां पर कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय बोलेंगे। तो भैया विस्थापन क्या हो जाएगा, देखो आरंभिक बिंदु घर, अंतिम बिंदु भी घर, तो न्यूनतम दूरी दोनों के बीच में 0, घर से घर की दूरी 0, तो कुल विस्थापन 0 और टोटल टाइम कितना लगा 100 सेकेंड। देखो औसत वेग और औसत चाल आपस में बराबर नहीं है। हम लोगों ने ये देखा था कि जो दूरी है ये विस्थापन से या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है, और दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर होता है या फिर 1 से बड़ा होता है। वैसे ही जो औसत चाल है ये या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है औसत वेग से, और इन दोनों का जो अनुपात है, याद रखिएगा औसत चाल बट्टे में औसत वेग है, इसका अनुपात जो है 1 या 1 से बड़ा आएगा। औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि भाई जो वेग है ये अपने आप में एक सदिश राशि है। औसत चाल हमेशा धनात्मक होती है, यह ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने औसत वेग को अच्छे से समझा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर घूमती है और 5 मिनट में 5 चक्कर पूरा करती है। कार की औसत वेग क्या है, तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय, एवरेज वेलोसिटी। आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल पॉइंट देखेंगे आरंभिक बिंदु, उसके बाद फाइनल पॉइंट देखेंगे अंतिम बिंदु, और दोनों के बीच हम देखेंगे न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, जो उसकी लेंथ है वही कुल विस्थापन है। तो देखो 5 मिनट में, भाई 5 मिनट में जो है ये कार 5 चक्कर पूरा करती है। तो ये मान लो एक सर्कल है, ये पॉइंट ए है, कार यहां से चलना शुरू करती है, तो 1 चक्कर पूरा की, दूसरा चक्कर पूरा की, तीसरा चक्कर पूरा की, चौथा चक्कर पूरा की, 5वां चक्कर पूरा की, 5वां चक्कर पूरा की, यानी कि ए से चलने के बाद ए पर ही जो कार है वो आ गई, तो कुल विस्थापन 0। जब भी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान हो जाए तो विस्थापन 0, तो आंसर हमारा 0। एक साइकिलिस्ट 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ ABCD पर A से B तक जाने में 5 सेकंड का समय लेता है, इसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल नहीं, औसत चाल तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में निकाला था, औसत वेग क्या है, यह सवाल है, औसत वेग क्या है। तो औसत वेग एवरेज वेलोसिटी
कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय, तो कुल समय हमारे पास 5 सेकंड है। अब कुल विस्थापन क्या होगा सोचो, ये तो हमारे पास दूरी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए, तो हमें विस्थापन चाहिए। तो हमें विस्थापन चाहिए ना, ए से बी तक गया तो विस्थापन चाहिए। विस्थापन के लिए हम लोग आरंभिक बिंदु देखते हैं, अंतिम बिंदु देखते हैं, और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे निकालते हैं, और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देते हैं दोनों पॉइंट्स को। अब ये जो लंबाई है, ये जो दूरी है, यही है अपने आप में कुल विस्थापन। तो ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10√2, यानी कुल विस्थापन है 10√2 मीटर। तो यहां से आ जाएगा 5 दूनी में 10, 2√2 मीटर पर सेकेंड, 2√2 मीटर पर सेकेंड, सी हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में एक व्यक्ति भुजा के अनुदिश ए से सी तक 2 सेकंड में जाता है, व्यक्ति की औसत चाल क्या है। अगेन यहाँ पर औसत वेग जो है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है औसत वेग क्या है। औसत चाल हम लोग पार्ट 1 में निकाल चुके थे, यहाँ पर एडिट करना छूट गया है। देखो, ए से व्यक्ति सी गया इस रास्ते से, तो औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टोटल टाइम, कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। तो भाई कुल समय तो 2 सेकंड है, 2 सेकंड है। कुल विस्थापन चाहिए, तो ये आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे, ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी, और यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो ये 10 है, ये 10 है, ये लंब आधार दोनों 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√2। ये आपको पता ही होगा ना, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे। मान लो इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a है, तो जो कर्ण है इसकी लंबाई हो जाती है a√2। तो 10√2 जो है ये यहाँ पर कुल विस्थापन है, तो यहाँ पर 5√2 मीटर पर सेकंड औसत वेग है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है पार्ट 1 पार्ट 2 देखने हैं, क्योंकि पार्ट 1 में ही मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है कि विस्थापन आप कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे। जब तक विस्थापन निकालना नहीं आएगा, वेग निकालना नहीं आएगा, जब तक दूरी नहीं निकाल पाओगे, चाल नहीं निकाल पाओगे। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। सिरा ए से सी तक जोसेफ का औसत वेग क्या है। सेम सवाल था पिछले पार्ट में, लेकिन वहां पर औसत चाल आपसे पूछा गया था, यहां पर औसत वेग है। तो जोसेफ जो है पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी तक जाता है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर है, और यहाँ पर जो टाइम लगता है वो 2 मिनट 30 सेकंड लगता है, यानी कि 150 सेकंड, 150 सेकंड। फिर क्या करता है ये बी से क्या लिखा है, घूमकर ये बिंदु सी पर आता है, 100 मीटर पीछे आता है। औसत वेग क्या है, औसत वेग क्या है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। अच्छा, कुल समय बता सकते हो, कुल समय। यहां पर देखो, जब पीछे घूमकर आया तो यहां पर इसको टाइम लगा कितना, 60 सेकंड है ना, 1 मिनट यहां पे लिखा हुआ है 60 सेकंड। तो कुल समय बताओ इस पूरे जर्नी में। कुल समय देखो 150 सेकंड, और यहां पर ये 60 सेकंड, 150 सेकंड प्लस 60 सेकंड। अच्छा, अब कुल विस्थापन बताओ। तो कुल विस्थापन के लिए आपको ढूंढना है आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो आरंभिक बिंदु A, अंतिम बिंदु C। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। तो न्यूनतम दूरी तो यही है, ये बस ये जो लेंथ है। तो टोटल है 300 मीटर, जिसमें ये है 100 मीटर, यानी कि ये है 200 मीटर। तो यहाँ पर 200 हम डाल देंगे। अगर औसत चाल यहीं पर हमें निकालना होता तो हम ये 300 लेते और प्लस ये 100 लेते, टोटल डिस्टेंस लेते 400, 300 और ये 100। क्योंकि विस्थापन है तो यहाँ पर 200 मीटर जो है विस्थापन है, तो ये 210। ये 20 बट्टे में 21 है, मतलब कि 1 से थोड़ा छोटा होगा, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑडोमीटर जो है ये दूरी मापने वाला यंत्र है। कुल दूरी बता सकते हो आप, क्योंकि देखो औसत चाल चाहिए ना, औसत चाल चाहिए।
औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस देखिए, जब कार को स्टार्ट किया गया था, यानी कि जो यात्रा है ये शुरू किया गया था, तब कार का जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर पर था। दिखा रहा था ऑडोमीटर कि 2000 किलोमीटर जो है कार चल चुकी है। और जब यात्रा समाप्त हुआ तब दिखाया कि कार जो है 2400 किलोमीटर चल चुकी है। यानी इस पूरे जर्नी में देखो तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो है 2400 माइनस में 2000, यानी कि 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और जो टोटल टाइम है ये कितना लगा, 8 घंटे लगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस 400 और ये 8 समय, 8 पंचे में 40, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये रही है औसत चाल इस पूरे यात्रा में। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? अच्छा, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये हमारे पास क्या है कि सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट है। यहां से सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचने में, यहां पर सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। जो टाइम है वो 5 मिनट का लगता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? देखिए, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल पृथ्वी पर जो स्टेशन है वहां पर पहुंचा होगा लाइट के स्पीड से। किसके स्पीड से? लाइट की स्पीड से। और ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको चाहिए डिस्टेंस, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी बराबर समय गुने में चाल, यानी कि s × में t। ये s जो है स्पीड है ना, ये s जो है ये डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है। तो 3 × 10⁸ इंटू, और ये 5 मिनट। अच्छा, मिनट है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आंसर SI मात्रक में है। तो ये 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90, 90। तो ये 9 × 10⁻10 मीटर, ये डिस्टेंस है। देखिए, जो सिग्नल है ना वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो सिग्नल है, जो सिग्नल यहाँ तक पृथ्वी तक आ रही है, वो अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो गति होती है वो हम लोग इतना लेकर चलते हैं। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश भी अपने आप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है हम उसकी स्पीड यही बताते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। नोट कीजिएगा, सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है, ठीक है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग है। सबसे पहले औसत चाल पूछा है, औसत वेग पूछा है। सबसे पहले औसत चाल है, उसके बाद औसत वेग पूछा है। अच्छा, ध्यान दीजिए, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है, मतलब गई और फिर वहीं पर आ गई। तो औसत वेग तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी सबको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय। तो कुल विस्थापन 0, भाई जिस सिरे से वो चली थी उसी सिरे पर वापस आ गई, तो विस्थापन 0। अच्छा, औसत चाल चाहिए तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी कितनी चली? 180 मीटर। 90 मीटर ऐसे गई और फिर 90 मीटर आई, तो कुल दूरी 180 मीटर और कुल समय 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। ये औसत चाल है, लेकिन औसत वेग जो है 0 है। औसत चाल सदैव डैश होता है। औसत चाल सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि औसत वेग जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। औसत वेग हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपर्युक्त सभी हो सकता है। मीटर प्रति सेकंड SI मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड ये SI मात्रक है।
दूरी और विस्थापन का नहीं, दूरी और विस्थापन के लिए मीटर हो जाएगा सिंपली। चाल और वेग के लिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा के लिए जूल हम बोलते हैं, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा बी। संवेग के लिए आप बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा वेग, इससे पहले चाल और पार्ट 1 में दूरी और विस्थापन।